हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 188 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो को 189 नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन दिखा रहा है, शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। वाई बर फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द सीट मेटल वाइल शेयरिंग। क्यों बन जाता है? क्योंकि क्लियरेंस अधिक होती है। यदि क्लियरेंस अधिक होगी तो क्या होगा? बर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग x का नाम क्या है। इसमें x ये जो पॉइंट आउट यहाँ कर रहा है, ये क्या कहला रहा है? ये हमारा क्लैंप कहला रहा है। क्या है? ये क्लैंप है। अगला क्वेश्चन, सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का क्या उपयोग है। सीट मेटल के काम में जो ग्रोवर होता है उसका काम क्या होता है? सीम को क्लोज करना होता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का यूज करते हैं। जहाँ पर हल्की असेंबली होती है वहाँ पे कौन से रिवेट का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं कोनिकल हेड रिवेट का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कोनिकल हेड रिवेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा रिवेट हेड होता है उसके दूसरे छोर को बनाने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम लोग रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है। ये जो इसमें नोच दी हुई है, ये कौन सी नोच है सीट मेटल में? ये हमारी जो है ये स्क्वायर नॉच है। कौन सी नॉच है? स्क्वायर नॉच है। अगला क्वेश्चन, पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। जो हमारी पैनल बीटिंग होती है उसको हॉलो अगर करना हो तो हम लोग किस प्रकार के मैलेट का यूज करते हैं। मैलेट जो होता है एक प्रकार का हैमर ही होता है। यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ बॉसिंग मैलेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस रिवेटिंग में क्या दोष है। जैसे पिछली वाली रिवेटिंग में दोष था, सैंक के साथ अलाइन नहीं था। यहाँ पर क्या दोष दिख रहा है 196 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। होल जो है ये इधर है, एक इधर। ये अगर ये सीधे होते तो यहाँ पर कोई दोष नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग किस स्टेक का उपयोग करते हैं एक पक्ष के साथ सर्कल के चाप को बनाने के लिए? हम लोग जो यूज करते हैं हाफ मून स्टेक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का क्या नाम है। ये कौन सा टूल दिया है सीट मेटल वर्क में? तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है क्या है टूल? राउंड बॉटम स्नेक है। क्या है ये? क्या है? राउंड बॉटम स्टेक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है। सीट मेटल में जो ये जॉइंट दिया गया है ये कौन सा जॉइंट है? ये हमारा डबल ग्रूव्ड जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल ग्रूव्ड जॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है होती है। कोई भी स्निप जो होती है उसकी अधिकतम कटिंग क्षमता कितनी होती है? तो उसकी जो अधिकतम कटिंग वो 1.2 मिलीमीटर तक की थिकनेस तक के मेटल को काट सकती है। सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? ये कौन सा है उपकरण हमारा? ये जो उपकरण दिख रहा है ये यही है हाफ मून स्टेक। क्या है? हाफ मून स्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग करते हैं? इसके लिए रिवेट स्नैप का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछली आ चुका है अभी। इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर रिवेटिंग दोष हम लोगों को बताना है कि कौन सा रिवेटिंग दोष है। देखिए सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दे दिया गया है, इस वजह से ये दोष जो है उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए
प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। अगर हम लोगों को कोई ऐसा जॉइंट बनाना है जहाँ फ्लड अर्थात लिक्विड लीकेज ना होने पाए, उस टाइप का अगर जॉइंट हमको क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कौन से टूल का उपयोग करेंगे? उसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो फुलरिंग टूल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? अगर हमको मोटी शीट काटनी है तो उसके लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज करेंगे हम लोग? वहाँ पर हम लोग करेंगे लीवर शीयर का यूज करेंगे। बेंट इसमें बहुत कम 1.2 mm की बस थिकनेस तक ही काट सकती है, लीवर शीयर उससे अधिक काट सकती है। अगला क्वेश्चन है, तीखे मोड़ या शार्प बेंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमको तीखे मोड़ या शार्प बेंड बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग किस स्टेक का उपयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग हैचेट स्टेक का यूज करेंगे। कौन सा स्टेक यूज करेंगे? हैचेट स्टेक का यूज करेंगे। इस स्टेक का क्या नाम है? ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, कौन सी स्टेक है? तो ये जो हमारी है ये फनल स्टेक है। क्या है? फनल स्टेक है। टिन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो हमें अगर टिन की चादरों को सोल्डर करना है तो उसके लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे। इससे पहले स्टील की सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए धातु शीट धातु के मोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? रूफिंग और पैनलिंग के लिए हम लोग किस शीट धातु के जोड़ में कौन सी सीम यूज करते हैं? यहाँ पर हम लोग डबल ग्रुप सीम का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस? तो जो हमारा रिवेट इंटरफेरेंस होता है वो लेंथ टू फॉर्म द हेड, हेड को बनाने के लिए जो लंबाई की आवश्यकता होती है वही होता है हमारा रिवेट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो एक टाइप का छेद दिखाया गया है इसको क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये तो ये अरेस्ट द क्रैक, क्रैक को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक फिर से डायग्राम आया है। यहाँ पर रिवेटिंग में कौन सी फॉल्ट है? यहाँ पर आप लोगों को जो बताना है कौन सी फॉल्ट है। ये एक इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट है, प्लेट को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो अगर साइड के किनारे से पहली रिवेट की दूरी हमें निर्धारित करना है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट, 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट होता है। हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? जो हमारी हैंड शेयरिंग मशीन होती है जैसे ये है, इसमें वही एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था इस टाइप का, वहाँ पर दिया गया था लोअर ब्लेड थी, यहाँ पर क्या आई? अपर ब्लेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? शीट मेटल वर्क में स्टेक जो होता है वो हमारा सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्टिंग का काम करता है, सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? यहाँ पर एक ये उपकरण दिखाया गया है एक्स के रूप में, इसको बताना है कौन सा उपकरण है। तो ये कॉकिंग टूल है। ठीक है, कॉकिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है, इस रिवेटिंग में क्या दोष है? तो ये जो फिर से एक डायग्राम आया यहाँ पर, इसमें दोष बताना है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। ये देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम अलाउंस दिया गया है। क्या है? टू लिटिल अलाउंस। अगला क्वेश्चन है, रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्लूइड टाइट ज्वाइंट अगर हमें बनाना है और बाय प्रेसिंग द रिवेट एज प्लेट, तो इसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग फुलरिंग टूल का यूज करते हैं। कौन सा टूल? फुलरिंग टूल का यूज करते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है आवश्यकता ताकि सही आकार बनाया रखा जा सके और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको सुधारा जा सके। अगला क्वेश्चन है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है?
मतलब इजीली ज्वाइंट किया जा सके, सोल्डरिंग किया जा सके, तो कौन सी धातु की शीट सबसे इजीली की जा सकती है? तो यहाँ पर हमारी जो टिंड प्लेट होती है वो इजीली जोड़ी जा सकती है और सोल्डरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? शीट मेटल के काम में जो सबसे नरम धातु होती है वो लेड होती है, और लेड सबसे भारी धातु भी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? मतलब अगर खराब मौसम, पानी, ये सब तरीके की चीज़ों को अगर झेलना हो तो कौन सी धातु झेल सकती है? तो ये हमारी जो जस्ता होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, वो झेल सकता है। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? जो रिवेटिंग ऑपरेशन होता है उसमें ड्रिफ्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? रिवेट करने वाले छिद्र को सीधा रखना होता है। ठीक है, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये कौन सा हमारा टूल है? ये हमारा फुलरिंग टूल है। क्या है? फुलरिंग टूल है। अगला है, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो इसमें हमारा बाल पिन जो हैमर होता है वो उपयुक्त किया जाता है। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा नॉच होता है वो स्लैंट नॉच जो होता है वो 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताएं। शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने के लिए जो ज्वाइंट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा सीम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है वो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है और पाउडर के रूप में यूज होता है। अगला है, इस सीम के प्रकार का नाम दें। ये कौन सी सीम है? यहाँ पर जो दिखाई गई है ये हमारी लैप सीम है। ठीक। अगला क्वेश्चन, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? रिवेट सेट के अगर रिवेट के प्रक्षेपण से बचना है हम लोगों को तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे काउंटर सिंक हेड रिवेट का यूज करेंगे। वो सरफेस टू सरफेस इक्वल हो जाएगा, ऐसे यहीं पर फिट हो जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसके लिए जो हमारा यूज होता है 3D, 3 जो डायमीटर होता है रिवेट का वो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है अगर उसमें गैस वेल्डिंग करनी है तो हम लोग किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे वहाँ पर कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। यहाँ पर एक कौन सी गैस वेल्डिंग का दोष है? तो ये जो हमारा दोष आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है? लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी या पिघलने की कमी की वजह से ये दोष उत्पन्न हुआ है। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? इससे जो प्रॉब्लम होगी वो बैकफायर हो जाएगा। ठीक। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें यह जोड़ क्या कहता है? हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट कहलाता है। ये देखिए हाफ दिया ना, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट है ये। अगला है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है ये निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये इसका वर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है? एसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उसका नुकसान ये होता है कि उससे हम लोग अलौह धातुओं की वेल्डिंग नहीं कर सकते। जो नॉन फेरस मेटल होते हैं उनकी वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। विद्युत लाइनों से दूर के क्षेत्र में काम कहीं पर भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? जहाँ पर विद्युत लाइन ना हो वहाँ पर कौन सी हम लोग वेल्डिंग मशीन का यूज कर लेते हैं? वहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं वहाँ पर इंजन जनरेटर सेट का यूज करते हैं। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है?
तो जो हमारी रेक्टिफायर सेट वाली जो वेल्डिंग मशीन होती है वो बेहतर ऊष्मा और वितरण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो जो हमारा एसिटिलीन होती है उस पर हम लोगों को कौन से पेंट किया रहता है? मैरून कलर का पेंट किया रहता है। अगला है, बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में? तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में हम लोग जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करती है? तो जो अगर हम लोग करंट सेट करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में या वेल्डिंग मशीन में तो वो क्या निर्धारित करेगी? जो डायमीटर हमारा होता है इलेक्ट्रोड का वह निर्धारित करता है कि कितनी करंट हम लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है? तो जो ऑपरेटिंग करंट होती है वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है? वो 40 और 100 वोल्ट होता है। अगला है क्वेश्चन, कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है, वो कौन सी हमारी वेल्डिंग मशीन होती है? तो वो जो हमारी रेक्टिफायर सेट जो होता है वो ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए सावधानी बरती गई है कौन सी सावधानी है? देखिए, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ रही है। यहाँ पर एक पाइप टाइप का दिख रहा होगा, ये हानिकारक गैसों को, एग्जॉस्ट गैसों को अपने अंदर निकाल भर करके बाहर फेंक दे रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचानना है, क्या है ये? एक ये सेफ्टी प्लग है, ठीक, सुरक्षा प्लग है। यहाँ पर ये छोटा सा भाग दिख रहा है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? वेल्ड की दिशा में जो हमारी विकृति उत्पन्न होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन होती है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन होती है। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? What is the name of the metal is in an angle during welding and cutting operations? तो यहाँ पर क्या होगा? इसका सही उत्तर बेवल होगा, बेवलिंग होगा। ठीक है। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। इससे पहले भी आया था लैक ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर ये कौन सा है? ये जो हमारा दोष दिख रहा है आप लोगों को ये अंडरकट है। क्या है? अंडरकट है। वाई द सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? तो इसलिए नहीं हटाया जाता है ताकि आग यदि लगती है इन केस ऑफ फायर उसको जल्दी से बंद किया जा सके। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो जोड़ने से पहले जो ऐसी क्रैकिंग अगर होती है वो ब्लो आउट कर देती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग काला होता है। क्या होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये वेल्डिंग टॉर्च है। यहाँ पर इसमें 2 नॉब दिए गए हैं। यहाँ पर ये एक्स के रूप में एक नॉब का जगह पूछ रहा है कि क्या है? तो जो ये है ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करने का वॉल्व है। ठीक। अगला है, PPE का नाम क्या है? ये कौन सी PPE है? ये जो हमारी PPE है ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। ठीक, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए हत्था टाइप का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? अगर आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया हो रही है वहाँ पे सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड यूज करें तो उसका क्या पर्पज होता है? तो वहाँ पर जो ये पर्पज इसलिए होता है कि इसको बहुत इजीली रिमूव किया जा सके, जो स्लैग होता है आसानी से हटाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये देखिए एक वर्टिकल एडजस्टमेंट है। क्या है? ये वर्टिकल एडजस्टमेंट है।
यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट होता है, वर्टिकल एडजस्टमेंट। यहाँ पर जो ये दिया गया है ये वर्टिकल एडजस्टमेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है? ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है नॉर्मल? तो उसकी कैपेसिटी होती है 7 मीटर क्यूब होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या होते हैं? तो चिंगारी से बचने के लिए जो यूज किए जाते हैं उपकरण वो क्या होते हैं? लेदर के एप्रन यूज किए जाते हैं। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? तो अगर गैस वेल्डिंग हो रही है और लौ को अगर बुझाना है तो कैसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को सबसे पहले एसिटिलीन वाल्व को बंद करना होगा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना होगा। क्योंकि अगर एसिटिलीन को पहले बंद कर दें तो ऑक्सीजन तो हमको वैसे भी एटमॉस्फेयर से मिलती रहती है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को पहले नहीं बंद करेंगे, पहले एसिटिलीन को बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो आर्क वेल्डिंग जो होती है वहाँ पर ध्वनि प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो लंबी होती है आर्क की लंबाई अधिक हो जाती है। अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन ये है, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है? तो जो हमारा पोरोसिटी होती है वो कोई भी वेल्डिंग अगर की जाती है तो पोरोसिटी उस जॉब के अंदर अंदरूनी भाग में हो जाती है, पोरोसिटी एयर गैप हो जाते हैं, इसलिए वो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।